हम्म। तो कल हम क्लास ले रहे थे मानसून पर, और मानसून में हम देख चुके थे कि मानसून उत्पत्ति के लिए चार रीजन में से हम चारों रीजन में मानसून की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत हम आराम से देखे हैं। थर्मल थ्योरी और इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज थ्योरी, और उसके बाद ईस्टर्न जेट स्ट्रीम थ्योरी। यानी आपको जो है सभी प्रकार के मानसून का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका होगा। और उसमें आप देखते हैं कि भाई शीत ऋतु में भारत में वर्षा होने के क्या रीज़न है, शीत ऋतु में किस एरिया में वर्षा होगी, और फिर आपको जो है ना बिल्कुल जो है लौटता मानसून से कब बारिश होगी, आप फिर साउथ वेस्ट मानसून से फिर आपको जो है ना किस एरिया में वर्षा अधिक होगी, क्या कम होगी, ये सारा चीज़ जो है ना हम देख चुके थे। अब हम ये आज बात करेंगे कि बिल्कुल जो है ना हमारे मानसून को कमज़ोर और बिल्कुल हमारे एल नीनो सिद्धांत जो बिल्कुल जो है ना वाल्कर का जो है एल नीनो थ्योरी जो भारत में मानसून की उत्पत्ति के लिए जो सिद्धांत बताए गए थे, तो उसको हम एक्सप्लेनेशन करना मेरा बाकी रह गया था। तो वाल्कर का जो सिद्धांत है मानसून उत्पत्ति का रीजन नहीं है, वो रीजन नहीं बताता है, लेकिन मानसून की उत्पत्ति में कहता है कि मानसून को कमज़ोर करने और ताकतवर करने में इसका योगदान होता है। एल नीनो और ला नीनो ये दो बिल्कुल जो है ना हम इसका जो है शाब्दिक अर्थ जानेंगे तो इसका क्रिस्ट बॉय यानी क्रिस्ट गर्ल होता है ऐसा, तो ऐसे इससे खैर कोई बात नहीं है। आपको इतनी समझना जरूरी है कि एल नीनो के कारण भारतीय मानसून कैसे प्रभावित होती है, और उसके वजह से कभी खूब बारिश होती है भारत में साउथ वेस्ट मानसून से, और फिर कभी पूरा सूखा पड़ जाता है, बारिश बहुत कम होती है, जिसका परिणाम जो है ना फिर इंडिया को भुगतना पड़ता है। सूखा आ जाने से सभी प्रकार के एग्रीकल्चर कृषि से प्रभावित हो जाते हैं, और फिर ज़्यादा बारिश होने से फिर बाढ़ भी आता है, तो बाढ़ आने से भी हमारा प्रभावित होती है। तो ज़्यादा कमज़ोर होने से भी भारत के संदर्भ में देखा जाए तो नुकसान ही होता है, और ज़्यादा सक्रिय होने पर भी देखा जाता है तो वो नुकसान ही होता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा हम अभी बात करेंगे कि एल नीनो आखिर क्या किस तरह का सिद्धांत है, हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे कि हम अब अगर सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर आपके पूरा ग्लोब की बात करते हैं। पूरा ग्लोब में ये इक्वेटर है, और इस इक्वेटर में अगर इक्वेटर की बात हम करें तो एक्चुअली में जो है ना हमारे अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इस दिशा में है, और हमारा जो एशिया जो है बिल्कुल जो है ना बाएं में है, और राइट में कौन है आपको अमेरिका है। लेकिन सुविधा के दृष्टि से जो है ना हमेशा जो है अमेरिका को किधर आपको पश्चिम में दिखाया जाता है, वेस्टर्न साइड में दिखाया जाता है, और बिल्कुल किसको आपको एशिया को अफ्रीका को सबको पूरब में दिखाया जाता है। लेकिन पूरब में एक्चुअली होता कौन है, पूरब में एक्चुअली जो है ना आपका पूरा अमेरिका ही है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा हमको देखने की ज़रूरत है। तो अमेरिका वाला जो पोर्शन है जो हमको इस तरह बार बार जो हम दिखा रहे हैं, जैसे कि आप इस तरह की बात हम कर रहे थे, जैसे कि इस तरह की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे ये आपको जो है ना पेरू है, पेरू के तट पर ही ये बिल्कुल एक जो है ना एक हम इसको जो है रीजन को हम अलग से हम देखेंगे, उसका अलग से जब हम पढ़ेंगे तो हमारा सौदर्न वसूली इनसो इफेक्ट को बातेंगे। इनसो इफेक्ट के साथ साथ इस प्रकार के एल नीनो की उत्पत्ति का रीजन क्या है उसको हम अलग से देखेंगे, अलग टॉपिक में। वो पूरा टॉपिक होगा भारतीय मानसून को कमजोर और ताकतवर बनाने में इसका कैसे योगदान है, इसको अभी हम देखेंगे। तो ये कहा जाता है कि बिल्कुल जो है ना ये बिल्कुल जो है ना एक इनसो इफेक्ट के कारण, इनसो इफेक्ट के कारण क्या है, एल नीनो सौदर्न ऑसिलेशन की बात, सौदर्न ऑसिलेशन के कारण जो है ना इसकी उत्पत्ति होती है, और इसकी उत्पत्ति होता है इनसो इफेक्ट के कारण ही, यहाँ पर सौदर्न ऑसिलेशन के कारण ही आपका जो है बिल्कुल एल नीनो की उत्पत्ति होती है। और एल नीनो बिल्कुल जो है इक्वेटर से क्या है, इक्वेटर से बिल्कुल नीचे में आपको बिल्कुल साउथ अमेरिका के जो पेरू है, पेरू पर कहा जाता है कि 3 डिग्री अक्षांश से लेकर आपको 36 डिग्री अक्षांश के बीच,
यानी 3 डिग्री से 36 डिग्री अक्षांश के बीच में ये बिल्कुल जो है ना एल नीनो की उत्पत्ति होती है। एल नीनो एक गर्म जलधारा है। तो एल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति बिल्कुल जो है ना पेरू के तट पर 3 डिग्री से 36 डिग्री अक्षांश के बीच में ये उत्पत्ति होती है, या इसके उत्पत्ति के लिए इंसो इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। और ये चीज को हम अलग से समझेंगे। पहले हम मानसून को कमजोर करने के लिए कि भारत में मानसून किस क्षेत्र में कहां पर कितना होगा और इसको मानसून को प्रभावित करने में कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ये सारा चीज को हमें भी देखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि बिल्कुल क्या है एल नीनो क्या है। तो एल नीनो एक गर्म जलधारा है। ये क्या है, एल नीनो की बात हम करेंगे। एल नीनो क्या है, एक गर्म जलधारा है। एक क्या है, गर्म जलधारा है। कहां उत्पत्ति होती है इसका, ये बिल्कुल प्रशांत महासागर में। आपको जो है कहा जाता है कि इसी जगह पर जो है, अगर हम एल नीनो के बारे हम पढ़ेंगे, यहां पर इसको थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे कि हम की बात अगर हम करते हैं, इसको अगर हम करते हैं ऑस्ट्रेलिया, इसमें थोड़ा सा ये आप इंडिया ले लें, तो यहां पर कहते हैं कि यहां पर रहते हैं ये, और इसके बीच से हवाएं एक बिल्कुल जलधाराएं चलती है, इसको हम एल नीनो कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एल नीनो। एल नीनो बिल्कुल गर्म जलधारा जिसको क्रिस्ट बॉय कहते हैं। तो एल नीनो एक गर्म जलधारा है, और गर्म जला बिल्कुल जो है ना इंसो इफेक्ट के कारण यानी उद्वेलित होता है। और उद्वेलित हम देखेंगे कि कैसे गर्म जो है ना बिल्कुल जलधारा जाने से, यानी जैसे कि सक्रिय होने से, जब सूर्य का दक्षिणायन होता है तो होने के बाद जो है ना बिल्कुल ये जलधारा की उत्पत्ति होती है। तो जलधारा की उत्पत्ति ऐसे नॉर्मली ग्रीष्म ऋतु में भी होती है, लेकिन होता है कि बिल्कुल धीरे धीरे दक्षिणायन होगा, उत्तरायण, इस क्रम में बिल्कुल उसके बहुत सारे इफेक्ट देखेंगे। इसके उत्पत्ति के रीजन को एक एक पॉइंट करके हम देखेंगे। बस यहाँ पर इतना ही समझिए कि यहाँ से बिल्कुल एक गर्म जलधाराएं चलती है। ये आपको पेरू का तट है, ये बिल्कुल 3 डिग्री से लेकर आपको बिल्कुल 36 डिग्री तक के बीच में ये बिल्कुल इस जलधारा की उत्पत्ति होती है। तो इस जलधारा की उत्पत्ति के कारण क्या होता है कि ये जब एक्टिव होता है, ये बहुत ज्यादा जब एक्टिव होता है, एक्टिव होने का भी बहुत सारा रीजन है इसमें, बहुत सारा इसमें सूरज का, जैसे हमें इसमें हम देखेंगे कि इसके एक्टिव होने के कारण, इसको अलग से हम एक कल जो है, कल नहीं तो आपको 2 दिन के बाद इसका मेन टॉपिक रख देंगे। पहले हम मॉनसून को कंप्लीट कर देते हैं। तो ये एल नीनो क्या होता है कि एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो 3 डिग्री से 36 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये उत्पत्ति होती है इसका। और ये गर्म जलधारा है। अरे गर्म जलधारा के कारण क्या होता है, जब इसका एक्टिवनेस, इस सक्रियता बढ़ती है तो वो पूरा आसपास के जल को क्या कर देता है, गर्म कर देता है, पूरा एरिया के जल को गर्म कर देता है। ये जैसे जैसे ये गर्म को पूरा गर्म को करता है ये गर्म जलधारा, तो जलधारा के कारण यहाँ तक के बिल्कुल ये हिंद महासागर के इस क्षेत्र को भी गर्म हो जाता है, ये पूरा एरिया गर्म हो जाता है। तो क्या हो जाता है कि ये पूरा गर्म हो जाने के बाद यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, यानी लो प्रेशर ये तो है ही, लेकिन ये गर्म जलधारा के जाने से पूरे एरिया पर यानी
आपको क्या है कि प्रशांत महासागर के साथ साथ जो है ना बिल्कुल कई हिंद महासागर में, पश्चिमी मंद हिंद महासागर में भी आपको गर्म के कारण जो है लो प्रेशर बन जाता है। और इसका जो लो प्रेशर होता है, इस लो प्रेशर के कारण क्या होगा, लो प्रेशर के कारण आपको मालूम है कि यहां पर जैसे अरब सागर से, तो अरब सागर से जैसे हाई प्रेशर में आप देखते हैं कि ऊपर से ये आपका हाई प्रेशर था, यहां से लेकर बिल्कुल जो है ना, ये बिल्कुल जो है ना यहां से क्या है, यहां पर जो है जलधारा जो यहां से हवाएं चलने लगती है और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आती है और ये पहाड़ को टकरा कर खूब बारिश करती है। ये सारा चीज आप पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जब ये एल नीनो बिल्कुल जो है ना गर्म जलधारा काफी जब सक्रिय हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो वो गर्माहट के कारण ये पूरा एरिया गर्म हो जाता है। तो जल पूरे एरिया को गर्म कर डालता है और गर्म जब करता है तो क्या होगा, जब गर्म कर देता है तो यहां पर इस एरिया में लो प्रेशर बनता है। तो इधर से सीधा जाने वाली जो हवाएं हैं, ये सीधा जाने वाली जो हवा है वो सीधा नहीं जाकर, क्योंकि इसको यहां पर लो प्रेशर है, यहां पर लो प्रेशर है, यहां हाई प्रेशर था, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। लेकिन क्या हो जाता है कि लो प्रेशर अधिक मात्रा में यहां पर, जब इससे के तुलना में यहां पर अधिक लो प्रेशर बन जाता है, तो क्या करेगा, ये हवा ऊपर में ना जाकर वो सीधा क्या करेगा, मूव कर जाएगा। ये मूव कर जाएगा और मूव करने के बाद सीधा इधर मुड़ जाएगा। तो जो पहले इंडिया में जाने वाली थी, और इंडिया में पूरा मॉइस्चर तो लिए हुए है, लेकिन मॉइस्चर लेने के साथ पूरा यहां पर वो इंडिया पर पहुंची था कि यहां पर बिल्कुल लो प्रेशर रास्ता में ही उसको अधिक ज्यादा मिल गया। तो यहां पर इसके तुलना में ये लो प्रेशर जब होता है तो ये कंप्लीट रूप से ये आगे ना जाकर बिल्कुल जो है ये दाईं ओर मुड़ जाता है। आपको मालूम है कि लो प्रेशर की तरफ चलेगी, और जब लो प्रेशर की तरफ चलेगी तो ज्यादा लो प्रेशर तो अब इधर यहां बन गया, क्योंकि ये पेरू के तट पर जो ये लाल गर्म जलधारा जो है, ये एल नीनो जो गर्म जलधारा है, ये जलधारा पूरे एरिया को गर्म करके इतना ज्यादा गर्म कर देता है, पश्चिम मध्य इंडियन ओशियन पर हिंद महासागर में इतनी ज्यादा गर्म कर देता है कि इसके तुलना में यहाँ लो प्रेशर अधिक होता है। जब यहाँ पर लो प्रेशर होता है तो ये अरब सागर से जाने वाली जो हवा है, ये बिल्कुल हवा जो है ना बिल्कुल क्या है, इंडिया में न जाकर सीधा क्या होता है, वो रास्ता बदल कर आपको जो है इसी लो प्रेशर की तरफ मुड़ जाती है। तो बिल्कुल भारत में जो है हवाएं पहुंचती ही नहीं है, जिसके कारण बारिश नहीं होती है। तो बारिश नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, हवा पहुंचे तब ना, वो तो रास्ता तो बदल दिया, मॉइस्चर लिए हुए इंडिया पहुंचता, लेकिन रास्ता ही वो अपना रास्ता बदल दिया। और रास्ता बदल देने से बिल्कुल वहां पर जो है ना मानसून भारत में आया ही नहीं, अब और सिर्फ हवा पहुंचा ही नहीं, और हवा ही पहुंचा ही नहीं ह्यूमिडिटी के लेके, आर्द्रता को लिए, तो बारिश ही नहीं होगी। और बारिश जब नहीं होता है तो सूखा बन जाता है, बिल्कुल क्या हो जाता है, सूखा, कृषि प्रभावित होते हैं, पूरा सूखा क्षेत्र, पूरा इंडिया का अधिकांश क्षेत्र में सूखा घोषित कर दिया जाता है। जो भी हल्का फुल्का बिल्कुल स्थानीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा हल्का फुल्का होता है, बाकी मानसूनी वर्षा बहुत बेहद प्रभावित हो जाता है। मानसूनी हवा से बारिश एकदम नहीं के बराबर होता है। तो इसी से होता है कि बिल्कुल एल नीनो की क्रियाशीलता से भारत में सूखा आ जाएगी। अब क्वेश्चन यहां भी पूछ सकता है कि एल नीनो जब सक्रिय होगा तो आसपास के एरिया में क्या होगा। देखिए एल नीनो जब सक्रिय होता है तो आसपास के एरिया में बहुत बारिश होगी, क्योंकि यहाँ पर एल नीनो सक्रिय होगा तो यहाँ बहुत गर्म होगा, और जब बहुत गर्म होगा तो इस लैंड वाला एरिया भी बहुत गर्म हो जाएगा, और जब गर्म हो जाएगा तो लो प्रेशर बनेगा, तो इधर की हवाएं फिर बिल्कुल जो है ना कहाँ पर, कि बिल्कुल जो है इस लैंड वाला एरिया में पहुंचेगा, तो यहाँ पर काफी बारिश होगी, बाढ़ का स्थिति बन जाएगा। इंडिया में सूखा पड़ेगा, लेकिन यहीं पर साउथ अमेरिका के इस पोर्शन पर आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपको बिल्कुल बाढ़ का स्थिति बन जाएगी, क्योंकि सभी हवाएं लो प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो यहाँ गर्म होगा तो ये पूरा लो प्रेशर बन जाएगा, तो इधर की हवाएं बिल्कुल जो है ना क्या मुड़ करेगी। अब जो है ना यहाँ पर हवाएं क्या होता है कि सागर से बिल्कुल जो है किधर इस एरिया में बिल्कुल जो है ना इस स्थलीय भाग की तरफ चलेगी, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है ना आपका यहाँ पर आपको मालूम है कि बिल्कुल एंडीज माउंटेन है, और एंडीज माउंटेन से टकराने के बाद खूब बारिश करेगा। मतलब उस पर आपको बिल्कुल वृष्टि छाया प्रदेश पड़ेगा, थोड़ा कम होगा, लेकिन इस साइड में खूब बारिश होगी और खेती भी जम के खेती होगी। लेकिन बात यह हो जाता है कि जब ये कमजोर पड़ता है, कमजोर जब इसकी एल नीनो जब कमजोर पड़ता है तो उसकी कमजोर अवस्था को ला नीनो कहते हैं। यानी एल नीनो के स्थान पर क्या हो जाएगा, ला नीनो आ जाएगा, ला नीनो आ जाएगा, ला नीनो आ जाएगा। एल नीनो के स्तर पर कौन आ जाएगा, एल नीनो के स्थान पर ला नीनो आ जाएगा।
ला नीनो आ जाएगा, ला नीनो आ जाएगा। तो एल नीनो एल नीनो या एल नीनो एल नीनो के स्थान पर क्या आ जाएगा, ला नीनो आ जाएगा, ला नीनो आ जाएगा। तो कहने का मतलब हो जाता है ये एल नीनो जो है ना, ला नीनो जो होता है, एल नीनो का ही बिल्कुल कमजोर रूप को ही कहते हैं, जो है ना बिल्कुल क्या है, एल नीनो के ही कमजोर रूप को हम क्या ला नीनो कहते हैं। तो वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो जब ठंडा हो जाएगा एल नीनो, जब कमजोर पड़ जाएगा यानी ला नीनो आ जाएगा। तो ला नीनो आ जाएगा मतलब तो क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो गया। तो ठंडा होने से पूरा आसपास का एरिया क्या हो जाएगा, जो ठंडा होने से यानी एल नीनो की जगह पर ला नीनो आ जाए तो ठंडा हो जाए, तो आसपास का एरिया का पानी भी ठंडा हो जाएगा। और जब ये पूरा पानी ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होने से क्या होता है, एलपी नहीं होगा, बिल्कुल एचपी हो जाएगा। और एचपी जब हो जाएगा तो यहां से मानसून की जैसे उत्पत्ति होती है, तो ये बिल्कुल जो है ना वो रास्ता बिगड़ेगा। क्या, ये तो एचपी है, इधर तो किसी तरह हवा जाए नहीं करेगा, हवा तो एचपी से एलपी की तरफ जाता है। तो एचपी जब इधर बन जाएगा तो बिल्कुल हवा सीधा और तेजी से, कुछ भी थोड़ा सा मुड़ेगा भी नहीं, तेजी से और निकलेगा। तो ये जितना एचपी जितना अधिक होगा, ये हवा उतना तेजी से यहां पर पहुंचेगा। तो यही बात हो जाता है कि एल नीनो के जगह पर अगर ला नीनो आ जाता है, तो ला नीनो जब आ जाएगा तो बिल्कुल हिंद महासागर में पूरा प्रशांत महासागर ठंडा के साथ साथ आपको हिंद महासागर के पश्चिम मध्य भाग तक यानी वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट्स तक यानी मिडिल ईस्टर्न पार्ट भी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। और ठंडा हो जाने से यह एचपी बनता है। और एचपी जितना अधिक होगा यह हवा उतना तेजी से इंडिया जाएगा, क्योंकि मुड़ेगा नहीं, हाई प्रेशर की तरफ तो मुड़ेगा नहीं। जब हाई प्रेशर की तरफ मुड़ेगा नहीं, वो तो सीधा सीधा निकलेगा, और सीधे निकलेगा तो खूब दमदार बारिश करेगी। काफी दमदार बारिश करने के बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पर पूरा भारत में क्या होता है, बारिश की स्थिति, पूरा बाढ़ का स्थिति बन जाएगा। तो पूरा दमदार स्थिति से बाढ़ का स्थिति बनेगा, पूरा बाढ़ छा जाएगा। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि एल नीनो जो है ना मानसून के, भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। वो कमजोर पड़ा तो बाढ़ आ गया, वो अगर क्रियाशील हुआ तो सूखा पड़ गया। तो इस प्रकार भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला एल नीनो बिल्कुल जो है एक गर्म हवा है, और बिल्कुल एक ला नीनो एक ठंडी हवा है, जो बिल्कुल प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर, जो आपको दक्षिणी अमेरिका के बिल्कुल 3 डिग्री से बिल्कुल 36 डिग्री अक्षांश के बीच में पेरू के तट पर ये चलती रहती है। तो ये चीज आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको अगर दिमाग में रखते हैं तो फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि भारतीय मानसून के कमजोर होने और उसके क्रियाशीलता से भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, एल नीनो की क्रियाशीलता बढ़ने से, और फिर उसकी कमजोर होने से फिर ला नीनो के आने से इंडियन मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आप अच्छी तरह समझ गए। अब हम आते हैं कि यहां पर क्या है, किस क्षेत्र में ये यहां पर जो है भारतीय मानसून क्षेत्र पर हम देखेंगे अभी कि बिल्कुल इसमें जो है किस क्षेत्र में बारिश अधिक होगी और उसका क्या रीजन है, इसमें हम देखेंगे। तो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले फैक्टर तो आपने देखा, लेकिन भारतीय मानसून को फैक्टर करने वाले सिर्फ एल नीनो ही नहीं कि प्रभावित करता है, उसके क्षेत्रीय विशेषता भी है, उसका ज्योग्राफिकल फैक्टर है, उसका ग्लोबल वार्मिंग फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इंडियन मानसून को प्रभावित करने के लिए। तो भारतीय मानसून हम उसके नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आज हम देखते हैं कि किस क्षेत्र में साउथ वेस्ट मानसून से किस क्षेत्र में अधिक वर्षा होगी, किस क्षेत्र में कम होगी, इस चीज को हम देखेंगे, और क्यों ज्यादा होगी और क्यों कम होगी। हम आप जो बिल्कुल जो है ना भारतीय मानसून से के उत्पत्ति से संबंधित चारों सिद्धांत को आपने देख लिया, थर्मल थ्योरी को भी देखा आपने, बिल्कुल इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज थ्योरीज को भी देखा आपने, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम थ्योरी को भी देखा आपने, एल नीनो थ्योरी को भी देखा। चारों थ्योरी को आपने आराम से देखा। उसके बाद आपने देखा कि एल नीनो थ्योरी को सिर्फ हम क्या कहते हैं कि मानसून को कमजोर और बिल्कुल जो है ताकतवर बनाने में वो मदद करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन होता है। अब हम आते हैं कि कहां पर, यहां पर हम अगर बात करते हैं कि कहां पर सर्वाधिक बारिश होगी इंडिया में, अगर सब जगह सबसे अधिक बारिश की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि किस किस क्षेत्र पर बारिश सबसे अधिक होगी। यहां पर हम सबसे पहले की सर्वाधिक बारिश कहां पे होगी, तो आपको मालूम है कि ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, और आपको जानते हैं कि यहाँ हाई प्रेशर बन रहा है। तो जितने भी आपको दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं चलती है, इस डायरेक्शन पे चलती हैं,
इस डायरेक्शन पे चलती हैं, इस तरह आगे बढ़ेगी, इस तरह चलते रहते हैं, फिर इस तरह के आगे बढ़ते हुए फिर जाएगी, जाने के बाद ये मॉइस्चर एब्सॉर्ब करता है। ये आप पूरी तरह से आप देख चुके हैं, ये पूरी तरह से आप देख चुके हैं। फिर इधर से ये मुड़ती है, वही मुड़ती है और सीधा आगे तक यहाँ पर पंजाब तक पहुंच जाती है, ये आगे तक पहुंच जाती है। तो इसी डायरेक्शन में आपको साउथ वेस्ट मानसून के आप देख रहे थे, साउथ यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में हम बात कर रहे थे कि दक्षिण पश्चिम मानसून इस डायरेक्शन पे ही चला करती है। अब बात ये आ जाती है कि सबसे अधिक वर्षा करेगा कहां पे। तो सबसे अधिक वर्षा सबसे पहले ये वेस्टर्न घाट माउंटेन है, ईस्टर्न और घाटन माउंटेन के वेस्टर्न पार्ट पर उसके वेस्टर्न भाग में और उसके पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा करेगी। क्यों करेगी? यहां पर आपको ये अच्छी तरह मालूम है कि ये अगर माउंटेन है, ये अगर माउंटेन है तो अगर कोई मॉइस्चर लेके हुई, अगर कोई हवाएं जैसे कि मॉइस्चर लेके हुई बिल्कुल अरब सागर से मॉइस्चर लेके आती है और आने के बाद इस पहाड़ के माध्यम से सीधे ऊपर उठने लगती है। तो जैसे जैसे ऊपर होने लगेगा तो कि ये नीचे में जितना भी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी लिया है, निरपेक्ष आर्द्रता लिया है, निरपेक्ष आर्द्रता मतलब तो हम समझा चुके हैं कि बिल्कुल उसमें कितनी वाटर की मात्रा है, तो उसके में कितना ह्यूमिडिटी है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होता है कि हमारे जो है एयर का, विंड का जो है ना कैपेसिटी, यानी आपको ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब कैपेसिटी धीरे धीरे कम होता है। क्यों? कैसे ऊपर जाने के बाद जैसे जैसे ऊपर जाता है तो तापमान में कमी होता है। तापमान में क्यों कमी होता है ये आपको मालूम है कि ये अगर अर्थ है तो ऊपर में आपको मालूम है कि ऊपर जाने से तापमान में वृद्धि कमी होती है। इसका क्या रीजन है? सब जगह पर सभी प्रकार के लेयर में ऐसा कंडीशन नहीं है। लेकिन हम अगर ट्रोपोस्फीयर की बात करते हैं, क्षोभमंडल की बात करते हैं, तो आपको मालूम है कि ये वायुमंडल का निर्माण जो होता है, एटमॉस्फेयर का निर्माण होने में तीन चीज का मुख्य रूप से कंट्रीब्यूशन होता है। एक होते हैं गैसेस, दूसरा धुलकन और एक जलवाष्प। तो जितने भी भारी गैसें होते हैं और धुलकन होते हैं, जबकि भारी होते हैं वो सब, भारी होने के कारण बिल्कुल ये अर्थ के निकट ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो बिल्कुल जो है ना भारी चीज इसके निकट में ज्यादा होगा। भारी गैस भी नीचे ही होगा, धुलकन भी नीचे ही होगा, जलवाष्प भी नीचे ही होगा। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हल्का गैस आएगा। तो यहां पर क्या होता है कि इसके डेंसिटी हाई है नीचे, और ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो गैस का, धुलकन का या फिर किसी चीज का डेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाता है। अब यहां से सन अगर आएगा, सन से कोई अगर सूर्य सौर विकिरण पहुंचते हैं, यानी कोई रेडिएशन पहुंचते हैं, तो इसमें जो है ना बिल्कुल इसका जो आपका वेवलेंथ है, इनका जो शीर्ष और गर्त के बीच के जो डिस्टेंस है, यानी आपको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसकी तरंग दैर्ध्य इतनी छोटा होता है, इतनी कम होते हैं और इतनी इसका स्पीड होता है कि बिल्कुल तेजी से ये धुलकन जो है ना उसको बिल्कुल रोक नहीं पाता है। कितनों भी चीज अगर गर्म रहे तो तुरंत उंगली टच करके आप हटा सकते हैं, उंगली कोई असर नहीं करेगा। और अगर गर्म थोड़ा कम भी रहे, अगर उंगली को सटा कर रखिएगा तो उसकी प्रभाव दिखने लगेगा। इसलिए काफी यहां पर क्या होता है कि इसकी स्पीड इतना अधिक होता है कि बिना इसको कोई व्यवधान के सीधा पहुंच जाता है। आपको 51% बिल्कुल वो तो रिफ्लेक्ट कर जाता है, आपको मालूम है, इसको हम एटमॉस्फेयर में बताएंगे। लेकिन उसका 49% पूरा अर्थ पर पहुंच जाता है। ये अर्थ में जब पहुंचता है तो अर्थ क्या है, उसको क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं। जब उसको छोड़ते हैं तो उसको हम पार्थिव टेरेस्ट्रियल रेज कहते हैं, उसको पार्थिव विकिरण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेज कहते हैं उसको, पार्थिव विकिरण। इसका जो वेवलेंथ होता है तो बहुत बड़ा होता है, ये छोटा नहीं है, इसलिए बड़ा वेवलेंथ है, वेलोसिटी भी कम है। तो इसी कारण जो ये पूरा जो इसका डेंसिटी हाई है, इसको पार नहीं कर पाता है, उसको रोक लेता है, उसको बिल्कुल क्या होता है, रोक लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसे रोक लेता है, जिसके कारण ये वाला पोर्शन, इसलिए हमारे ट्रोपोस्फीयर को, क्षोभमंडल को गर्म करने में योगदान पार्थिव विकिरण का है, ना कि सौर विकिरण का। और ये जो गर्म होता है, इस गर्म होने के कारण जो है गर्म वाला हवा है, गर्म होकर हल्का होता है, और हल्का होने के बाद धीरे धीरे वो ऊपर उठने लगता है, और ठंडी वाला हवा फिर उसके जगह घेर लेता है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शनल कहते हैं, संवहन कहते हैं। तो हमारे जो क्षोभमंडल को गर्म करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? संवहन तरंग का है। संवहन ऐसे सबका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन मुख्य रूप से भूमिका किसका है? संवहन तरंग का। तो याद रखिए कि संवहन तरंग का सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन है, पार्थिव विकिरण का ही कंट्रीब्यूशन है। तो यहां पर क्या होता है कि नीचे से गर्म होकर जैसे जैसे ऊपर जाता है तो एनर्जी कम होगा, क्योंकि नीचे से गर्म होते हुए जाता है तो ऊपर जाते जाते एनर्जी उसका कम हो जाता है। इसीलिए यही कारण होता है कि नीचे तापमान अधिक होती है, धीरे धीरे ऊपर जाने पर तापमान कम होता है। तो यहां पर मैंने ये भी बताया कि यहां से जैसे जैसे हवाएं चलती है ऊपर में,
तो ऊपर में तापमान कम हो जाएगा, और तापमान जैसे कम होता है तो कोई भी तापमान कम हो जाएगा तो फिर एयर का, हवा का, विंड का आपको ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब कैपेसिटी कम हो जाता है, आर्द्रता ग्राही क्षमता कम हो जाता है। क्योंकि अगर गर्म है तो 1 kg पानी को वो एब्जॉर्ब कर सकता है, ठंडा हो जाएगा 1 kg की जगह पर आधा kg को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर पूरी गर्म है, तो गर्म है पानी, अगर आधा kg एब्जॉर्ब किया है तो उसके लिए 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि उसकी कैपेसिटी में, यानी उसकी कैपेसिटी में कितना प्रतिशत, कैपेसिटी का कितना प्रतिशत पानी उस हवा में है। अगर कैपेसिटी उसका 1 kg का है तो फिर वो एब्जॉर्ब अगर आधा kg क्या है तो 50% हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो उसके कैपेसिटी का कितना प्रतिशत, उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। और जो कैपेसिटी का जो 50% ये आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, और आधा kg जो पानी एब्जॉर्ब किया हुआ है, जो बिल्कुल कुल कैपेसिटी का 50% है, उस आधा kg को हम एब्सोल्यूट कहते हैं, उसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे कि यहां पर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो उसका बिल्कुल कैपेसिटी घटता है, और कैपेसिटी घटने से क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में उसका प्रतिशत बढ़ता है, उसका परसेंटेज बढ़ता है, और जैसे 100% हो जाता है पूरा कंप्लीट बारिश होती है। तो बारिश यहां पर होती है, तो सेम यहां पर वेस्टर्न घाट माउंटेन है, ये हवाएं जैसे ही उसके ऊपर उठती है तो फिर वहां पर क्या होता है, धीरे धीरे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है, टेम्परेचर कम होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है, और पूरा घंघोर हैवी रेनफॉल होता है, मूसलाधार वर्षा होता है। अब रीजन यही होता है कि यहां पर बात करें तो इस जगह पर, यहां पर ये आपको यहां पर शुरू में टकराया, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर हुआ, तो आपको यहां पर ज्यादा बारिश होगी या यहां पर। तो सबसे पहली बात है कि यहां पर बारिश अधिक इसलिए होगी कि इसके ऊपर ये बादल का पूरा एक परपेंडिकुलर पोर्शन है, ये कम ही एरिया में, चूंकि ये बिल्कुल जो है ना, आप जो है बिल्कुल टेम्परेट साइक्लोन में हम बताएंगे कि टेम्परेट साइक्लोन में हम बताएंगे बिल्कुल जो है ना कोल्ड फ्रंट जेनेसिस के बाद, कोल्ड फ्रंट की बात हम करेंगे कि बिल्कुल जो है यहां पर सीधा ऊपर उठेगा, और ऊपर उड़ते उड़ते पूरे एरिया में ये पूरा बादल का बिल्कुल क्या होता है, टेम्परेचर घटने से या बादल का यहां पर निर्माण होगा, घंघोर बारिश यहां पर करेगी। यहां तक तो बिल्कुल उसकी हवा की कैपेसिटी अधिक है, हवा की कैपेसिटी अधिक है, बिल्कुल कैपेसिटी अधिक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% पहुंचने में उसको लेट है, इसलिए कम बारिश इस जगह पे होगी, लेकिन सबसे अधिक इसी जगह पे होगी। और इसी जगह पर होगी इसलिए तो कहते हैं कि बॉम्बे में 150 सेंटीमीटर बारिश होती है, और महाबलेश्वरम की बात अगर हम कहते हैं तो वहां पर 650 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जैसे जैसे ऊपर में गए, अब ऊपर में इस क्षेत्र में क्या बारिश होगी, सी में क्या बारिश होगी, जब पहाड़ को पार कर गया बिल्कुल जो है ना, हवा हल्की हो गई बारिश होने के बाद, हवा पहाड़ पार करेगी, जैसे नीचे उतरेगा तो फिर नीचे आने से तापमान में वृद्धि होगा, तो तापमान में जब वृद्धि होगा तो फिर वाटर एब्जॉर्ब कैपेसिटी हवा में बढ़ने लगेगा, तो बारिश कहां से होगा। तो बारिश, एक तो ह्यूमिडिटी पहले से नहीं थे, और उसका फिर उनका रिलेटिव ह्यूमिडिटी धीरे धीरे और घटता चला जाएगा, क्योंकि तापमान नीचे आने से बढ़ता है, तो इससे बारिश होने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए कहा जाता है कि 60 सेंटीमीटर के लगभग पूर्णा में बारिश होती है। तो यही कारण होता है कि बिल्कुल इस क्षेत्र में, वेस्टर्न घाट माउंटेन में, अगर आपको पूछा जाए कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र इंडिया में कहां कहां है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून में जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वो कौन कौन एरिया है, तो पहले तो आपने समझ गया कि ये वाला क्षेत्र में बारिश होगा। चलिए, इसका जो है बिल्कुल आपने विंडवर्ड एरिया, इसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, तो ये आपको हम बता चुके हैं। अब यहां से हल्का होने के बाद आगे हवा निकल गई, आगे निकलने के बाद यहां पर क्या कहते हैं कि बंगाल के खाड़ी में फिर वो पानी अब्सॉर्ब करेगा, ह्यूमिडिटी अब्सॉर्ब करेगा, और करने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो यहां पहुंचते पहुंचते इतना वो क्या कहे, यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट कर देगा, क्योंकि वो पानी अब्सॉर्ब करेगा, भारी होगा तो बिल्कुल जो है ना वो ठंडा होगा, उसका बिल्कुल जो है ना हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। यहां के तुलना में ये नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल लैंड एरिया है, तो लो प्रेशर क्रिएट करेगा, और लो प्रेशर क्रिएट करेगा तो फिर इस क्षेत्र में वो लो प्रेशर की तरफ, अब हवाएं जब भी चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो यहां से फिर यहां चलने लगेगी। तो यहां पर आपको मालूम है कि गौरव खासू जयंतिया, जैसे आप जानते हैं कि अब मनीषराम की बात करते हैं, चेरापूंजी की बात करते हैं, खूब बारिश होती है, गौरव खासी जयंतिया पहाड़ी पर ये बिल्कुल फंस जाता है, ये हवाएं निकल ही नहीं पाता है, वो बिल्कुल ऊपर उठता है, पूरा ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूरी तरह से बढ़ जाता है, और यह घंघोर बारिश करती है। फिर आगे बढ़ता है तो फिर यहाँ पर शिवालिक हिमालय का पूर्वी हिमालयी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर टकराने के बाद जो है इस क्षेत्र में तो घंघोर बारिश कर दिया। यहाँ पर बारिश करने के बाद जैसे जैसे हम जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है त्रिपुरा और मणिपुर में इस तरह की कंडीशन नहीं है कि वहां पर माउंटेन का अभाव है, जिसके कारण इस तरह का प्रॉब्लम कम, इस तरह का इफेक्ट कम पड़ता है वहां पर। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल इस हवा में ह्यूमिडिटी की मात्रा घटता जाता है जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, और बिल्कुल आगे
बढ़ते बढ़ते बिल्कुल जो है ना आपको नॉर्थ वेस्ट तक ही पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जाते हुए यहाँ पर जाते जाते ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होने से वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई आपको अगर क्या कि उत्तर भारत में जो और पूर्वी भारत में या उत्तर पूर्वी भारत में जो वर्षा होती है तो कौन सा शाखा होगा? ये बंगाल खाड़ी का शाखा है और ये आपको अरब सागर की शाखा है। तो ये बंगाल का खाड़ी का शाखा से बारिश होती है। तो याद रखिएगा, तो यहां पर घंघोर बारिश होती है, उसका रीजन आपने समझ गया। और यहां पर घंघोर इससे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र में पहले वेस्टर्न घाट माउंटेन का पश्चिमी भाग और नॉर्थ ईस्ट इंडिया आ गया। उसमें आपको मेघालय और त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़ के आपको लिखेंगे। और आगे बात ये करते हैं कि यहां पर जो है यहां से जाने वाली एक हवाएं हैं, इससे राजस्थान वाला पोर्शन में बारिश नहीं होती है। राजस्थान या उत्तरी गुजरात की बात करें तो यह बारिश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? रीजन क्या होता है? यहां दो तरह के किरण है, एक पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवा और दूसरा कि यहां पर अरावली माउंटेन का पैरेलल पे होना। तो ये अरावली मंडल पर्यटन की इसको रोकने वाला कोई पर्वत परपेंडिकुलर नहीं है, ये पैरेलल है, इसलिए इसको किनारे से हवा सीधा निकल जाता है और उसमें कुछ वर्षा होती भी, लेकिन पाकिस्तान से गर्म हवाएं चलती है। जहारम आपको जो है ना बिल्कुल इस एरिया में पहुंचती है। तो इसी एरिया को जो है ना बिल्कुल पहुंचते पहुंचते ये इधर की हवा जैसे ही राजस्थान पहुंचती है या उत्तरी गुजरात पहुंचती है तो पाकिस्तान के गर्म हवा आकर उसको और गर्म कर देता है। और उसके गर्म होने से क्या होता है कि पहले ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब कैपेसिटी उसका क्या हो जाता है और बढ़ जाता है। तो आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिल्कुल कम हो जाता है और कम हो जाता है तो वर्षा नहीं होगी। इसी कारण है कि यह सीधा आगे निकल जाता है, उत्तराखंड वाला एरिया में जाके बारिश करेगी। तो यहां पर उत्तराखंड, इसीलिए आप कहेंगे कि वेस्टर्न घाट माउंटेन से आपको उत्तरी गुजरात में बारिश नहीं, या फिर आप कह सकते कि राजस्थान में बारिश नहीं, तो यहां पर सीधा उत्तराखंड वाला, हिमाचल प्रदेश वाला में बारिश ये आराम से करती है। अब यहां पर ये बात करते हैं कि यहां पर ये जो है ये आपको साउथ वेस्ट मानसून का अरब सागर वाला में ये नर्मदा और ताप्ती वाला से देकर इस एरिया में बारिश करेगा, मध्य प्रदेश के भाग में, क्योंकि ये बिल्कुल नर्मदा और ताप्ती के ये जो बड़ी रिफ्ट घाटी है उसी से ये हवाएं प्रवेश करती है और मध्य प्रदेश में भारी वर्षा करती है। तो यहां पर आपने देखा कि सर्वाधिक 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? तो बिल्कुल पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी भाग। दूसरा क्या है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्वी भारत। और तीसरा क्या है? तीसरा में आपको बिल्कुल अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र की बात करते हैं। अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र में ये 3 वाला एरिया है, 3 क्षेत्र है जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है 3 एरिया में। तो सर्वाधिक यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र ये है। अब 200 सेंटीमीटर से बाद अगर मिडिल अप की बात, अगर 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, 100 से आपको बिल्कुल 200 सेंटीमीटर के बीच का जो वर्षा वाला क्षेत्र है वो पूरा 3, इस जगह को आप याद रखिए कि वृष्टि छाया वाला क्षेत्र, और आपको उत्तरी गुजरात, राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा, पंजाब, इस क्षेत्र को छोड़कर यहां पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए वर्षा ये बिल्कुल क्या है, वहां पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो 100 से 200 के बीच में बाकी सभी एरिया, और बिल्कुल 200 सेंटीमीटर का तो 3 एरिया, और 100 से 200 के बीच में उन सभी एरिया, और 100 से कम वाला में सिर्फ उत्तरी गुजरात, राजस्थान और दक्षिणी पंजाब, हरियाणा और वृष्टि छाया प्रदेश। तो वृष्टि छाया प्रदेश और बिल्कुल जो है ना उत्तरी गुजरात, राजस्थान और दक्षिणी पंजाब और हरियाणा, ये दोनों क्षेत्रों को छोड़कर ये इसमें 100 सेंटीमीटर से बारिश 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और बाकी जो पूरा क्षेत्र है मध्य भारत से लेकर पूरा उत्तर भारत, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, सारे क्षेत्र पर बारिश कितना होता है? 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि यहां पर आप देख लिए कि कहां पर किस एरिया पर बारिश होता है। तो इसको हम थोड़ा तो कह सकते हैं कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन कौन होगा? नंबर 1 पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम भाग, दूसरा उत्तर पूर्वी भारत, ब्रैकेट में क्या है? त्रिपुरा प्लस मणिपुर को छोड़ के, तीसरा नंबर है अंडमान निकोबार,
ये 3 जगह पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। उसके बाद जो है ना बात करते हैं दूसरा पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच, ये कितना? उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वी भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, ये आ गया आपका। और उसके बाद क्या जाएगी, बिल्कुल 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, 100 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला, कम वर्षा वाला क्षेत्र, ये कौन होगा? ये आपको सीधा आ जाएगा, क्या है? उत्तरी गुजरात। ये नंबर बी नंबर में क्या आ जाएगा? वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश। सी नंबर में राजस्थान। डी नंबर में हो जाएगा उत्तरी दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा। और एक और दे दीजिए लद्दाख, लद्दाख क्षेत्र में। ये बिल्कुल 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो होता है। ये आपको तीनों क्षेत्र आपको बिल्कुल जो है, आपको जो है ना बिल्कुल सब कुछ आपको याद रखने की जरूरत है। तो ये मानसून के लिए हम बता रहे थे, तो मानसून का लगभग आपको सारा चीज जो है ना कंप्लीट हो गया। किसी क्षेत्र में कहां पर बारिश होगी, आप फिर आपको बताया कि भाई उत्तरी गुजरात या लद्दाख क्षेत्र में, लद्दाख में बारिश, क्योंकि लद्दाख उतने ऊपर में है और ठंडा एरिया में है, तो वहां पर पहुंचता ही नहीं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहां पर जो है ना हवा पहुंचते पहुंचते इतनी ठंडा भी हो जाएगा, तो हल्का फुल्का बारिश होगा, कंप्लीट बारिश तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो ठंडा एरिया है, वहां पर हवा काफी ठंडा हो जाएगी और वाटर एब्जॉर्ब कैपेसिटी यानी आर्द्रता ग्राही क्षमता हवा का बहुत कम हो जाएगी, इसलिए कम पानी की कमी मात्रा होगा, तो 100% जो है ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी, तो बारिश तो बिल्कुल जो है ना स्वाभाविक है कि कम से कम होगा। तो यहाँ पर जो है ना इन क्षेत्रों पर वर्षा कम होती है। अब वर्षा सबसे अधिक किस क्षेत्र में होगी, ये सारा चीज आपको कंप्लीट रूप से ये पता हो गया। अब हम यहाँ पर जो है आगे इस चीज को आपको देखने की जरूरत है कि आप जो कंप्लीट रूप से थोड़ा सा जो है ना हम उसको सबको कौन कौन चीज को समझाएं, थोड़ा सा लिख देते हैं। पहला मैंने बताया कि भारत में मॉनसून के पूर्व, भारत में मानसून पूर्व वर्षा, पूर्व वर्षा, ठीक है। भारत में मानसून पूर्व वर्षा क्यों? और दूसरा, जून जुलाई बोला कि अप्रैल मई में भारत में सर्वाधिक गर्मी, फिर भी वर्षा क्यों नहीं? तीसरा नंबर में मैंने बताया क्यों नहीं। शीतकालीन मानसून के लिए उत्पत्ति फैक्टर, ग्रीष्मकालीन मानसून के लिए
रिस्पॉन्सिबल फैक्टर यानी उत्तरदायी कारक। 5वें नंबर में क्षेत्र विशेष पर वर्षा अधिक और कहीं क्षेत्र विशेष पर वर्षा अधिक और कहीं कम, क्यों? मॉनसून को कमजोर और शक्तिशाली बनाने वाला फैक्टर्स। 7वें नंबर पे वर्षा का वितरण क्षेत्र। ये सभी पॉइंट पर मैंने भी डिस्कस किया है आप लोग को मॉनसून पर। ये कौन कौन सा पॉइंट है? सबसे पहले भारत में मॉनसून पूर्व वर्षा क्यों होते हैं? तो भारत में मॉनसून के पूर्व वर्षा क्यों, और उसी में ही आप देखे थे कि नॉर्वेस्टर है, बोडोचिल्ला है, काल वैशाखी है, उसी में आम्र वर्षा है और आपको जो है चेरी ब्लॉसम है। ये सब जो है ना बिल्कुल जो है ना आपको मॉनसून के पूर्व आने वाले चक्रवात का नाम है। ये इसका सारा चीज आप समझ गए। अप्रैल मई महीना में भारत में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, लेकिन फिर मॉनसून की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है? जब टेम्परेचर ही सब कुछ में फैक्टर है तो सबसे अधिक टेम्परेचर तो आपको अप्रैल और मई में ही दिखता है इंडिया में, तो फिर वर्षा क्यों नहीं होती, मानसून क्यों नहीं आता? वो सारा फैक्टर आपको मैंने बता चुका। तीसरा में बात है शीतकालीन मानसून, यानी आपको शीतकालीन या लौटता मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून के क्या फैक्टर है वो भी आपने देख लिया। और उसके लौटता मानसून से किस एरिया में वर्षा होगी, इसके लिए कौन सा किस एरिया में वर्षा होगी, इस चीज के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। क्षेत्र विशेष पर वर्षा, कहीं पर वर्षा अधिक होती है, कहीं पर वर्षा कम होता है, कहीं वर्षा होता नहीं है, कहीं खूब वर्षा होती है, ऐसा क्यों? ये भी चीज को आपने समझा चुका हूं। अब आगे बात करते हैं कि मानसून को कमजोर और शक्तिशाली बनाने में एल नीनो का जो कंट्रीब्यूशन था उसको भी हम अपने देख चुका है। अब यहाँ पर वर्षा का वितरण क्षेत्र में कहाँ पर कितना प्रतिशत वर्षा होती है, कहाँ पर कम होती है, ये सारा चीज जो है ना बिल्कुल इसका मैंने डिस्कस कर लिया है। तो ये सारा चीज का डिस्कस मैंने आपको कर लिया। तो मानसून लगभग आपका क्लियर है, लेकिन उसमें कुछ मानसून विच्छेद की बात करेंगे। कभी कभी होता है कि मानसून का फटना होता है, विच्छेद हो जाता है। कभी कभी 2-2 सप्ताह तक अगर किसी क्षेत्र में अगर मानसून से वर्षा नहीं होती है तो उसमें हम उसकी बात करेंगे, मानसून विच्छेद की बात करेंगे। और कहीं कहीं पर घंघोर वर्षा होती है, लगता है कि आसमान को कोई छेद कर दिया है, बादल छेद करके पूरा बाल्टी की तरह पानी गिरता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बादल फटना हम कहेंगे। उसको हम नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। इसका क्या रीजन होता है कि इस तरह की कंडीशन आता है। जब इसको कंप्लीट रूप से कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो जाता है तो फिर आप कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। अब ये कॉन्सेप्ट किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास है, कभी भी आपको हिला नहीं सकता है। तब यहीं तक ही आज, फिर हम अपने क्लास लेंगे कल। बोलिए सर कैसे हैं?